नमस्कार दोस्तों। 21 दिन का ये समय धीरे धीरे बीत रहा है। कुछ दिन और बीत गए हैं और अभी भी बहुत सारे दिन हमको इसी तरह से घर में कैद होकर काटने हैं। तो जब मैंने कहा था कि हम किताबों की बात करें, हम साहित्य की चर्चा करें, हम कलाओं की बात करें, चित्रकारी, नृत्य, संगीत, वो कलाएं जो हमारे समय में अब लगभग बिसरा दी गई थी, उनकी तरफ लौटना है हमें। और फिर जब जीवन वापस पटरी पर लौटेगा तब हम फिर इन कलाओं के साथ हम बहुत सारी ऊर्जा लेकर अपने जीवन में लौटेंगे। मैं आज घर के बाहर बैठा हूँ और यहाँ से मैं एक किताब के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। ये किताब हालांकि मैंने कुछ दिन पहले पढ़ ली थी, लेकिन आज इसको फिर से पढ़ा और इस किताब पर चर्चा करने के लिए ज़रूरी था कि इसको एक बार फिर से मैं पढूं। ये किताब हमारे समय की एक और महत्वपूर्ण कहानीकार, उपन्यासकार, पत्रकार, संपादक गीताश्री जी का नया कहानी संग्रह है, जिसका नाम भी बहुत खूबसूरत है, लिट्टी चोखा। उल्टा दिखेगा आपको ये लिट्टी चोखा, जो कि बिहार की एक बहुत मशहूर डिश है, जो यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में भी वो बनती है, लेकिन यहाँ हम उसको बाटी और भरता कहते हैं, लेकिन वहाँ पर इसको लिट्टी कहते हैं। बाटी और भरता में फ़र्क केवल इतना होता है कि बाटी के अंदर कुछ नहीं भरा होता, लेकिन लिट्टी के अंदर सत्तू भरा होता है। और जिसको हम यहाँ भरता कहते हैं, भट्टे का भरता या आलू का भरता, उसको वहाँ पर चोखा कहा जाता है। तो ये एक फ़र्क है। गीता जी की कहानियाँ बहुत अलग तरह की कहानियाँ होती हैं। प्रेम उनमें एक प्रधान तत्व होता है, स्त्री का संघर्ष उसमें केंद्र में होता है, और साथ में होती हैं बहुत सारी दिलचस्प जानकारियाँ, स्त्री मन के गहरे तक उतरकर और वहाँ से बहुत सारे अनदेखे पहलुओं को वो निकाल कर बाहर लाती हैं, जो शायद हमने भी पहली बार देखे या समझे होंगे, और उनकी चर्चा करते हैं। उनकी कहानियों में माँ बहुत प्रधानता से मौजूद रहती हैं, और साथ में पिता और माँ का अलगाव या पति और पत्नी का अलगाव, और उस अलगाव की पृष्ठभूमि में खड़ी हुई स्त्री की कहानियाँ उनकी विशेषता है। बिहार की बोलियाँ, जितनी भी बोलियाँ बिहार में बोली जाती हैं, वो सारी बोलियाँ उनकी कहानियों में हमें मौजूद दिखाई देती हैं। गीताश्री जी की कहानियाँ, मैं बहुत अतिशयोक्ति के साथ ना कहूँ तो वो सचमुच लोक कथाएँ हैं। इनमें लोक बसा होता है और इनमें लोक धड़कता हुआ हमें महसूस होता है। ये कहानी संग्रह लिट्टी चोखा पिछले वर्ष प्रकाशित होकर सामने आया है गीताश्री जी का, जो कि राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित हुआ है। 160 रुपये का ये कहानी संग्रह है और लगभग 112 पेज हैं इसमें गीता जी की 10 कहानियाँ संकलित की गई हैं, जो कुछ प्रकाशित कहानियाँ हैं, कुछ अप्रकाशित कहानियाँ हैं। मतलब कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनको हम पत्रिकाओं में पढ़ चुके हैं और कुछ कहानियाँ हमारे लिए बिल्कुल नई है। ये सारी की सारी कहानियाँ जो लिट्टी चोखा और अन्य कहानियाँ कहानी संग्रह में संकलित की गई हैं, ये सारी कहानियाँ, अधिकांश कहानियाँ बिहार के लोक अंचल से उठी हुई कहानियाँ हैं, और उस पूरे अंचल से हमें परिचित कराते हुए आगे चलती हैं, और वो उस बोली का आनंद हमें बहुत अंदर तक महसूस होता है। उस बोली के शब्द, कई बार कुछ शब्द समझने में कुछ कठिनाई होती है, लेकिन भारतीय बोलियों की एक विशेषता यह है कि अगर आप किसी एक बोली को जानते हैं तो किसी दूसरी बोली के शब्द को समझने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसमें कुल मिलाकर 10 कहानियाँ हैं, और पहली कहानी है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, जो मैंने कहा कि ये बिल्कुल इसमें नाम लिट्टी चोखा है, लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग तरह की कहानी है। ये एक स्त्री के खोए हुए प्रेम, बचपन के खोए हुए प्रेम और उस प्रेम के संकेतों के मिलने की कहानी है। ये रम्या और कान्हा जो बचपन में प्रेमी रहे हैं, और उनका फिर अलगाव हो जाता है, और बरसों बाद रम्या को चंदू मिला है, जो शादियों में
हलवाई के साथ सहायक के रूप में आता है, लेकिन वो मालिश का काम बहुत अच्छा करता है। वो एक गाना गाता है और उस गाने के बहाने रम्या को पता चलता है कि उसका जो कान्हा है, उसका जो कन्हैया है, वो असम के किसी अंचल में बस गया है जाकर, और अभी भी उसको याद करता है। बहुत अच्छी कहानी है। फिर मैं कहूँगा कि अगर मैं बहुत अतिशयोक्ति के साथ नहीं कहूँ तो ये शुरुआत की दोनों कहानियाँ, लिट्टी चोखा और नजरा गईली गुइयाँ, ये दोनों पढ़ते हुए हमें रेणु जी की याद दिलाती हैं। और मैं अगली कहानी जिसकी अब चर्चा करना चाह रहा हूँ, नजरा गईली गुइयाँ, जो कि हक पड़वा, जो एक शायद बिहार में एक प्रथा है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कुछ गाना गाने वाले लोग आते हैं जिनको हक पड़वा कहते हैं। और पम्पम तिवारी एक हक पड़वा हैं जो शायद अपनी पीढ़ी के अंतिम हक पड़वा हैं, जिनको कि रिया ने अपनी माँ की मौत पर बुलाया हुआ है। इस कहानी को पढ़ते हुए अगर आपको रेणु की रस प्रिया याद ना आ जाए तो फिर इस कहानी का कोई मूल ही नहीं। मेरी सबसे प्रिय कहानी है रसप्रिया। अगर मुझे जीवन की सारी कहानियाँ जो मैंने पढ़ी उनमें से कोई एक कहानी छांटने को कहा जाए तो मैं कहूँगा कि रेणु की रसप्रिया। उससे बेहतर कोई कहानी लिखी ही नहीं जा सकती, उससे बेहतर प्रेम को व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। ये कहानी हक पड़वा जो है, ये बहुत जगहों पर रसप्रिया को छूती हुई गुजरती है। माँ का पुराना प्रेम, और वो प्रेम हक पड़वा के रूप में दरवाजे पर लौटा है, और माँ की मौत पर वो गाना गा रहा है, मृत्यु के बाद गाया जाने वाला गाना। और माँ अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर गई हैं, लेकिन वो लेने से इनकार करता है, और इन सब के बीच रम्या है। बहुत अद्भुत कहानी है। इस कहानी को जितनी बार पढ़ेंगे, जैसे रसप्रिया एक ऐसी कहानी है जिसको मैं जब भी कुछ नहीं पढ़ने की इच्छा होती है तो रसप्रिया निकाल कर बैठ जाता हूँ। लौटा हुआ प्रेम बहुत उदास करता है, और ये भी बहुत उदास कहानी है। इस कहानी को लिखना बहुत हिम्मत की बात है। इस कहानी के छोटे छोटे चित्र आपको देर तक याद रहते हैं। आप अपनी कल्पना में एक दृश्य बनाइए कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी है और उसकी बचपन की प्रेमिका का शव सामने पड़ा हुआ है, और वो बरामदे में खड़ा होकर गाना गा रहा है। इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। बहुत अद्भुत कहानी है। इस पूरे संग्रह की सबसे अच्छी कहानी है, और शायद इस संग्रह का नाम भी हक पड़वा ही होना चाहिए था। खैर, ये सब कहानीकार की अपने दायरे होते हैं, लेकिन ये अद्भुत कहानी है। मैं कहूँगा कि नजरा गईली गुइयाँ इस कहानी संग्रह की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। स्वाधीन वल्लभा एक अलग तरह की कहानी है जो नीलंती, अरुण और उनके बीच अनुवादक अथिरा के बीच में चलती है, और ये बहुत ही अलग तरह की कहानी है जिसमें एक दक्षिण भारतीय युवती का विवाह बिहार में होने जा रहा है, और उसका होने वाला पति जो उससे प्रेम विवाह करने वाला है वो अपने घर भेज रहा है। क्योंकि भाषा की समस्या है इसलिए उसने अनुवादक अथिरा को रखा हुआ है कि वो उसकी माँ और पिताजी के संवाद अनुवाद करके नीलंती को बताए। और इस सब के बीच में बहुत सारा ऐसा होता है कुछ जिसमें अथिरा जो कहा जा रहा है उससे ठीक उल्टा अनुवाद करके बताती है, और लेकिन नीलंती समझ जाती है और उठ खड़ी होती है। ये अपने शीर्षक को साकार करती हुई कहानी है स्वाधीन वल्लभा। सुरैया की चिंता न करो टिल्लू, ये एक बड़ी मासूम सी प्रेम कहानी है। सुरैया इसमें देवानंद और सुरैया वाले प्रेम कथा से उठाए गए दोनों पात्र हैं, जबकि मूल रूप से नीलू कुमारी हैं जो गांव से शहर काम करने आ गई हैं, और उनके पीछे पीछे उनका प्रेमी टुल्लू भी आ गया है। तो टुल्लू जो वहाँ आ गया है उसको ये बात स्वीकार नहीं होती है कि नीलू कुमारी उसे पैसे की मदद कर रही है, जबकि वो उधारी चुका रही होती है, और वो खिन्न मन से लौट आता है कि नहीं, मैं कोई ऐसा प्रेम तलाशूंगा जो कि मुझे इस तरह से न दबाए। अच्छी कहानी, मासूम सी कहानी है, और ये अंत में थोड़ा उदास करती है कहानी
लेकिन इसमें जो प्रेम का चित्रण है वो बहुत अच्छे से किया गया है। गीताश्री जी के पास ये जो इस तरह के प्रेम के दृश्य खींचने की बहुत अच्छी कला है, और भाषा तो उनके पास बिहार की पूरी समृद्ध भाषा है, और उस भाषा के शब्द हैं, और उन शब्दों को वो हथियार बनाकर अपनी कहानियों में उपयोग करती हैं। दगाबाज रे, इस कहानी को लेकर गीताश्री जी और मेरे बीच में कई बार लंबी बहस हुई थी। मैं चाहता था, जब इस कहानी को मैंने पढ़ा तो मैंने उनसे कहा था कि ये तो एक उपन्यास का विषय था, इसको आपने एक कहानी में क्यों व्यर्थ कर दिया। लेकिन कहानी बहुत बहुत अच्छी कहानी है, और इस कहानी के अंदर एक बिल्कुल नई चीज़ को उन्होंने सामने लाया है। एक सफाई कर्मी है जो दिन भर लोगों के सब जगह की गंदगी धोता है, बाथरूम में, टॉयलेट में, सब जगह धोता है, और शाम को उस पूरी बदबू से भरा हुआ घर लौटता है। उसकी शादी हो गई है, उजियारी के साथ शादी हो गई है, उसकी पत्नी को पता नहीं है कि वो क्या काम करता है। और यहीं पर ग्लोबलाइजेशन और इन सब चीज़ों का एक दूसरा रूप सामने आता है कि वो जो उजियारी है वो हनीमून पर नैनीताल जाना चाहती है, और वो चाहती है कि उसके पति के पास एक मोबाइल हो, और इन दोनों, यहाँ से कोई ट्रेन गुजर रही है, आपको उसकी आवाज़ आ रही होगी, इन दोनों के बीच में फंस जाता है बंटी कुमार जो सफाई कर्मी हैं, और बहुत उसका अंत बड़ा बेलोस सा हो जाता है कि वो ठीक है, उसका ये कहना है कि अब जो पैसे मिले हैं उसको सब उसने इधर उधर उड़ा दिया है, और अब वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। ये पुरुष दंभ की कहानियाँ है। गीताश्री जी की कहानियों में पुरुष का जो दंभ है, जो ईगो है, वो बहुत कठोरता के साथ चित्रित किया जाता है, और उसको पढ़ते हुए महसूस होता है कि पुरुष अभी भी परिवर्तित होने की इच्छा में नहीं है। दगाबाज रे भी एक बहुत खूबसूरत कहानी है, और अलग तरह की कहानी है। खोए सपनों का द्वीप, ये वो कहानियाँ हैं जो कहानियाँ हमारे अवचेतन में ज़िंदा रहती हैं। हमने कई बार अमृता प्रीतम जी को पढ़ा है, हमने गुलजार की कुछ नज़में पढ़ी हुई हैं, और बहुत सारा ऐसा कुछ पढ़ा है जिसके कारण हम सब उस खोए हुए प्रेम में जीते रहते हैं जो खो गया है। ये कहानी भी वैसी है जो जानने के बाद भी कि पुरुष दगा दे रहा है, पुरुष धोखा दे रहा है, स्त्री को वापस उसी के पास लौटाती है। अलग तरह की कहानी है, साधारण कहानी है, बहुत शिल्प का इसमें खेल नहीं है। बाकी कहानियों में शिल्प का बहुत चमत्कार है, और अच्छा चमत्कार है, लेकिन इसमें बहुत सीधा सीधा सा सारा काम है। इसके बाद है खाना बदोश कहानी। ये कहानी पढ़कर आपको बहुत उदासी घेर लेगी। इसमें जो यासिर नाम का पात्र है, जो कश्मीर का एक खाना बदोश है, और जो वहाँ जो लोग चरवाहे होते हैं वो उस तरह का है, जो कि घाटी से नीचे नहीं उतरना चाहता कि घाटी से नीचे उतरूँगा तो बीमार पड़ जाऊँगा। उसके प्रेम में पड़ी हुई एक युवती है, और उसका पति है युवती का, और वो युवती चाहती है कि वो लौट आए। वो जो खाना बदोश है यासिर, वो पहाड़ों से उतरकर इस धरती पर आ जाए, लेकिन वो तैयार नहीं होता है आने के लिए। और उसके प्रति जो युवती का अनुराग है, जो प्रेम है, वो बहुत खूबसूरती के साथ इस कहानी में दिखाया गया है। सपनों में वो यासिर लौटता है और आवाज़ देता है, पुकारता है। एक जो बहुत अच्छी कहानी अब इस संग्रह में है, कबले बीती अमावस की रतिया। ये उमा कुमारी और मालभोग जी के बीच की कहानी है, और बहुत अच्छी कहानी है। उमा कुमारी के स्वाभिमान, उसकी वो सारी रातें जो मालभोग द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद में अकेली बीती हैं, और अंत में मालभोग का वापस आना और उमा कुमारी द्वारा उसे छोड़ देना। इस पूरी कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो ये स्त्री स्वाभिमान की एक बिल्कुल नई तरह की कहानी है। और इसमें अंत में जब या मालभोग वापस लौटा है, और माँ चाहती है कि उमा कुमारी समझौता कर ले और चली जाए, लेकिन उमा कुमारी जाने से मना कर देती हैं। बहुत खूबसूरत कहानी है, और अपनी उसी की तरह कबले बीती अमावस की रतिया शीर्षक को सार्थक करती हुई कहानी है। अगली कहानी है गंध मुक्ति। ये मनोविज्ञान के धरातल पर चलती हुई बहुत अच्छी कहानी है।
एक लड़की है जो किसी एक गंध से मुक्ति पाना चाहती है और उस गंध के पीछे दौड़ रही है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि ये गंध है क्या। और जब वो अपने पिता की मृत्यु पर लौटती है घर, तो उसे पता चलता है कि उसके पिता द्वारा उसकी माँ की हत्या की गई थी और उस हत्या के जलाकर हत्या की गई थी, और उसमें जो गंध है वो सब उसके दिमाग में बसी हुई है। और वो वहाँ जब लौटती है, उस गंध के पास लौटती है, तब उसे पता चलता है कि गंध असल में ये है, और इसीलिए वो गंध मुक्ति की बात होती है। 127वां आदमी उर्फ, ये बहुत सीधी और सरल सी कहानी है। इस कहानी में एक माँ और बेटी हैं, दोनों सुंदर हैं और दोनों अकेली रहती हैं। माँ को बेटी की बहुत चिंता है। एक पुरुष जो जीवन में आता है, रोहित, उसके साथ माँ अपनी बेटी की शादी कर देती है। वो नपुंसक होता है और उसके बाद भी वो जो लड़की है, बेटी है सीमा, वो उस नपुंसक पति को नहीं छोड़ पाती, क्योंकि वो उस जीवन में वापस नहीं जाना चाहती है जहाँ से वो आई है। ये 10 कहानियाँ बिल्कुल अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं जो गीताश्री जी ने अलग अलग धरातल पर लिखी हैं। चूँकि ये कहानी संग्रह पिछले वर्ष आया था, इसलिए इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई है। निश्चित रूप से गीताश्री जी हमारे समय की एक बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। इस बीच में उनका एक उपन्यास और आ गया है वाया मीडिया नाम से, और एक और कहानी संग्रह भूत खेला के नाम से भी आ गया है। थोड़ा सा ये ज़रूर होता है कि गीताश्री जी की पुस्तकें बहुत जल्दी जल्दी आने के कारण उनकी कभी कभी कोई किताब चर्चित हुए बिना रह जाती है। एक लेखक को ये सावधानी बरतना चाहिए कि एक और दूसरी पुस्तक के बीच में थोड़ा सा अंतर रहे, ताकि एक पुस्तक पर ठीक ठाक रूप से चर्चा हो जाए, तब दूसरी पुस्तक सामने आए। लेकिन फिर भी ये किताब मैंने बताया कि आते से ही पढ़ ली थी, उसके बाद अब इसका फिर से मैंने पढ़ा है। उनका उपन्यास वाया मीडिया भी मैं लगभग आधा पढ़ चुका हूं, और जल्दी ही मैं उस पर भी आपके साथ उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन फ़िलहाल तो अगर आपके पास में बिहार का ये सबसे स्वादिष्ट व्यंजन लिट्टी चोखा अगर आपके लाइब्रेरी में रखा हुआ है, तो निकाल कर इसका स्वाद लीजिए। ये जैसा मैंने कल की किताब के बारे में चर्चा करते हुए बताया था कि इस समय ऐसी किताबें पढ़ी हैं जो बहुत सकारात्मक हों। ये किताब भी बहुत सकारात्मक किताब है, बहुत आनंदित करती है। इस किताब के बहुत संवाद आपको आनंदित करते हैं। बहुत डूब कर लिखी गई कहानियाँ हैं, और इन कहानियों में कहानीकार ने बहुत ज़्यादा कोई जिसे कहते हैं कि बहुत गद्य के बड़े बड़े खेल दिखाने की कोशिश नहीं की है। लोक जीवन से चीज़ों को उठाया है और उन चीज़ों को थोड़ा सा सहेज कर संवार कर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। बहुत खूबसूरत ये सारी की सारी कहानियाँ हैं। विशेषकर मैं कहूँगा कि लिट्टी चोखा कहानी को पढ़िए और उस कहानी के राजा बाबू के चरित्र को महसूस करिए, उसको देर तक अपने अंदर महसूस करिए। और या फिर दूसरी कहानी नजरा गईली गुइयाँ, जो मेरे हिसाब से इसका शीर्षक हंक पड़वा होना चाहिए था। इसके पम तिवारी और उसकी प्रेमिका के बीच के संबंध और उन सारे दृश्यों को महसूस कीजिए। आपको लगेगा कि एक कहानीकार कितनी मेहनत से कहानियाँ लिखता है और आपके सामने प्रस्तुत करता है। वो कितना भोगा हुआ यथार्थ होता है, कितनी सुनी हुई कहानियाँ होती हैं, कितनी कल्पना होती है। जो मैं आपसे पहले से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा टीवी के न्यूज़ चैनल देखने से बचते रहिए, कुछ और कीजिए, रचनात्मक कीजिए। आप चित्रकारी कर सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप अगर थोड़ा सा जगह हो, स्पेस हो, तो बागवानी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मत देखिए टीवी न्यूज़ चैनल्स को, वो आपको डरा रहे हैं, आपको और दहशत में डाल रहे हैं, आपको डिप्रेशन में डाल रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोरोना तो एक तरफ रह जाए और पता चले आप अवसाद के शिकार हो जाएं, आप ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाएं। तो मैंने कहा कि 2 सालों से टीवी देखना बंद किया हुआ है। मैं तो अभी भी नहीं देख रहा हूँ। मुझे जितनी सूचनाएं आवश्यक होती हैं वो मुझे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मिल रही हैं, और मेरे लिए उतनी ही सूचनाएं ज़रूरी हैं। मैं अपने घर इन 21 दिनों के लिए जब लौटा हूँ, तो लौटना शब्द इसलिए क्योंकि हम लोग दिन भर बाहर रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कलाओं की और नई खोज करूँ और कुछ नए रिश्तों के बीच में कुछ अर्थ तलाशने की कोशिश करूँ। आप भी वही करिए। अगर आप घर लौटकर भी केवल टीवी न्यूज़ चैनल के सामने बैठकर डर रहे हैं, दहशत से घिर रहे हैं,
तो फिर यकीन मानिए आप ये समय निकलने के बाद आप बहुत सारी दूसरी बीमारियां लेकर बाहर निकलेंगे। घर में रहिए, पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, और अब तो ऑनलाइन सारी किताबें मौजूद हैं, वहाँ पढ़िए और डरिए मत। डर कर भी कुछ नहीं होगा, हमें लड़ना है, हम लड़ रहे हैं। तो आज ये किताब बहुत अच्छी किताब है, गीताश्री जी का कहानी संग्रह लिट्टी चोखा और अन्य कहानियाँ, राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित होकर आया है। इसमें ये 10 कहानियाँ पढ़िए और आनंद लीजिए। नमस्कार।